सो लास्ट टाइम हम लोग कार्डिक मसल्स के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है हम उसके मुताबिक डिस्कस कर रहे थे कि एक्शन पोटेंशियल और क्या किस तरह से मसल्स काम करती हैं, तो हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। तो उसी के अंदर हम लोगों ने एक बात की थी कि जो एक्शन पोटेंशियल जो है जो आर्टियल वर्टिकल मसल फाइबर्स में है वो 0.3 टू 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड्स है, और जो कि 1/250 जो है मीटर पर सेकेंड है, सॉरी वेलोसिटी जो उसकी है। और जबकि यही हमने डिस्कस किया था कि अभी जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें 1/250 है, जो कि नर्व फाइबर्स के अंदर 1/10 है स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो ये प्रॉपर जो है उसके अंदर ये होता था कि जो पोकंजाई फाइबर्स हैं जो कि जिनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है 4 मीटर पर सेकेंड जो है वहाँ पे हमें ये नज़र आती है। तो फिर हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात की थी जिसमें एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात की थी। एब्सोल्यूट के अंदर हमने कहा था कि cardiac muscle cells completely insensitive to the further stimulation, cell exhibit reduced sensitivity. Additional stimulations, a long refractive period prevents tentative contractions. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इनको, और इसी में हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड की मतलब भी बात की थी। नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो 0.25 to 0.3 सेकेंड होता है, विच इज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग प्लेटो एक्शन पोटेंशियल। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड 0.05 सेकेंड होता है मसल्स के अंदर, मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल टू साइट, बट नेवरथलेस कैन बी एक्साइटेड बाय स्ट्रॉन्ग एक्साइटेड सिग्नल्स। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड समटाइम लॉन्ग हो जाता है, रिलेटिव 0.05 सेकेंड है। और उसके बाद फिर जो आता है कुछ सेकंड्स के बाद वो अर्ली प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन नजर आती है हमें, और लेटर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन नजर आती है और तीसरे सेकंड थर्ड सेकंड के अंदर। तो अब इसमें कैल्शियम आयंस का फंक्शन क्या है? तो कैल्शियम आयंस का फंक्शन समझने के लिए जरूरी है कि हम ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी ड्रॉ किए थे। देखिए, एक तरफ जो मैकेनिज्म है, जो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो मैकेनिज्म है, एक में रिलैक्सेशन है, एक कंट्रैक्शन है। अब अगर हम कंट्रैक्शन का ड्यूरेशन की बात करें तो कैल्शियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटर हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। फिर ये जाता है टी ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहां से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक एक्टिलम जो है वो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसे IP3 कहते हैं, आयोडीन इनोफॉस्फेट 3 रिसेप्टर्स कहते हैं इसको। तो ये रिसेप्टर जो है इसको सर बाइंडिंग करता है कैल्शियम, जो कि स्टिमुलेशन करता है कैल्शियम स्पार्क को, जिससे कैल्शियम जो है मजीद इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, जिससे ये कैल्शियम जो है आफ्टर बाइंडिंग विद कैल्शियम कोलोमोरोडीन, और कैल्शियम कोलोमोरोडीन जो है वो मजीद आगे मायोसिन लाइट चेन कैनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे फिर ये मायोसिन और एक्टिन की कंट्रैक्शन हो जाती है। अगर हम सिस्टम को रिवर्स कर दें और हम जो सार्कोप्लाज्मिक एक्टिलम से कैल्शियम जो स्टोरेज करता है वहां से हम लोग उसको वापस इनटेक कर लें या अपटेक कर लें कैल्शियम को, और उसको क्लोज कर दें कि अभी मजीद जो है कैल्शियम आयंस ना आए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि रिलैक्सेशन हो जाती है और कैल्शियम जो है वो
वो भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है, और इसके अलावा सोडियम आइंस जाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम आइंस की एंट्री हो जाती है, पोटेशियम आइन इंटर होते हैं। तो ये हमें ये जो हमारे पास इससे रिएक्शन हो जाती है। क्लियर बात? यस सर। तो हम इसको करते हैं, तो इसको मेथड को कैल्शियम आयन का जो इस प्रोसेस है, इसे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। The term excitation contraction coupling refers to the mechanism by which the action potential causes the myofibrils of muscles contract. ठीक है, ये हमने जो कंट्रैक्शन है वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि कैल्शियम आयन की वजह से जो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से मायोफाइब्रल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। Once again, there is different in this mechanism is cardiac muscle that have important effect on characteristics of heart muscle contractions. जो हम आगे डिस्कस कर चुके, पहले डिस्कस कर चुके हैं। So, अब इसमें when an action potential passes over cardiac muscle membrane, the action potential spreads the interior of the cardiac muscle fiber along membranes of transverse T tubules. जो हमने T tubules जहाँ पे कैल्शियम आइंस इंटर हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। The T tubule action potentials in turn act on the membranes of longitudinal sarcoplasmic ileum tubules to cause release of calcium ion into muscle sarcoplasm from the sarcoplasmic ileum. वही बात जो हमने पहले बताई है कि वहाँ पे sarcoplasmic ileum से जो T tubule मौजूद है वहाँ से ये आपके रिलीज होते हैं। In another few thousand of the second, these calcium ions diffuse into myofibrils and catalyze the mechanical reaction that promotes sliding of the actin and myosin filaments along with one another. This produces the muscles contraction. In addition to calcium ions that are released into the sarcoplasm from the crystalline of the sarcoplasmic ileum, calcium ions also diffuses into sarcoplasm from the T tubules. T tubules themselves at the time of action potential which open the voltage dependent calcium channels in the membrane of T tubule. Calcium entering the cell then activate calcium release channels and also called जो कि मैंने एंडोनाइन रिसेप्टर चैनल्स जिसे हम IP3 रिसेप्टर्स भी कहते हैं, PIP3 रिसेप्टर्स भी कहते हैं in the sarcoplasmic membrane, triggering the release of calcium ions into the sarcoplasm. Calcium ions in the sarcoplasm and interact with the troponin to initiate the cross bridge formation contractions. तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम है, तो इसको हम थोड़ा सा मैं इसको मजीद डिटेल से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये टी टेब्यूल का पोर्शन है, ठीक है। अब इस टी टेब्यूल के पोर्शन में यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, कैल्शियम इंटर हुआ और टी टेब्यूल में ये चला गया, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करेगा जिससे कैल्शियम मजीद इंटर होगा और कंट्रैक्शन काज हो जाएगी, ठीक है। और इधर यहाँ पे मायोसिन लाइट चेन कैनेज, मायोसिन लाइट चेन कैनेज जो है वो मौजूद है, जो कि बाइंड करेगा, जो कि एक्टिवेट करेगा एक्टिन और मायोसिन की ब्रिजिंग को, ठीक है, जिससे कंट्रैक्शन काज होगी। क्लियर बात? यस सर। सो नेक्स्ट नेक्स्ट duration of contraction. Cardiac muscle begin to contract a few milliseconds after action potential begins and continues to contract until few milliseconds after the action potential ends. Therefore, the duration of contraction of cardiac muscle is mainly a function of duration of action potential, including plateau about 0.2 second in arterial muscles and 0.3 second in ventricular muscles. जी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रैक्शन की ड्यूरेशन कितनी होती है और सारा इसमें डिटेल जो है हमने इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया हुआ है और हमने समझाया कि किस तरह से कंट्रैक्शंस होती हैं और ये ड्यूरेशन कितनी होती है। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की।
तो इसमें हमने दो चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, स्टॉलिक एंड डायस्टॉलिक। स्टॉल कहते हैं और डायस्टॉल कहते हैं, ठीक है। अब हार्ट इज टू पंप्स दैट वर्क्स टुगेदर, राइट एंड लेफ्ट एंड हाफ, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हाफ। रिपीटिव कंट्रैक्शन स्टॉल, stall and relaxation diastole of the heart chamber. Blood moves through circulatory system from the areas higher to lower pressure, ठीक है। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा? हार्ट के अंदर होगा। लो प्रेशर कहाँ पे होगा? जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर। The cardiac event occur from the beginning of the one heartbeat to the beginning of the next heartbeat are called cardiac cycle. Each cycle is initiated by spontaneous generation of an action potential in the sinus node. तो इस कार्डिक हम साइकिल को अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखें तो अब ब्लड इंटर हो रहा है इसके अंदर। अगर हम ए फिगर को देखें कि हम ब्लड इंटर हो रहा है, आर्टियल सिस्टोल बिगिन, ठीक है। तो वहां पे आर्टियल कंट्रैक्शन फोर्सेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल ब्लड इनटू द लेग्स वेंट्रिकल्स, यानी कि जहां से इनिशिएट हो रहा है ब्लड का इंटर होना, ये 0 मिलीसेकंड्स के ऊपर है, ठीक है। जब हम 100 मिलीसेकंड क्रॉस करते हैं, जब 100 मिलीसेकंड हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट अभी तक आर्टियल स्टॉलिक चल रहा है, आर्टियल स्टॉल भी या स्टॉलिक चल रहा है, ठीक है। और वो एंड हो जाता है, अब आर्टियल डायस्टोलिक शुरू हो जाता है, बिगिन हो जाता है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं। जब वेंट्रिकल फिल हो चुके हैं तो इट्स मीन कि अब वेंट्रिकल का स्टॉलिक फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। अब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन पुश द आर्टोवेंट्रिकल वॉल्स क्लोज but does not create enough pressure to open the semilunar walls, ठीक है। अब ventricular systolic चल रहा है phase, तो second phase has ventricular pressure rises and exceeds the pressure in the arteries, the semilunar walls open and blood is ejected, ठीक है। और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो इस फेज के ऊपर ऑलमोस्ट कितना 375 मिली सेकेंड पास हो चुके होते हैं। हमने 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, ठीक है। जब 0 सेकेंड से स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास क्या हुआ कि ये जो फेज है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो फेज है इसमें ब्लड इंटर हो रहा है, ब्लड आपके एट्रियम्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और वो इंटर हो रहा है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये इंटर हो गया, ओके। Yes, sir. उसके बाद जब हम जाते हैं तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिल अप हो गए हैं, ये देखिए वेंट्रिकल्स फिल अप हो गए हैं। तो जहाँ पे आर्टियल स्टॉलिक जो फेज है वो एंड हो जाता है और डायस्टॉलिक फेज स्टार्ट हो जाता है। और डायस्टॉलिक फेज के अंदर वेंट्रिकल्स जो हैं आपके मतलब कि कंप्लीटली फिल अप हो चुके हैं, मगर अभी जो उसके जो आर्टोवेंट्रिकल वॉल्स हैं वो क्लोज नहीं हुए। तो जैसे ही उसके बाद फुल तौर पे वेंट्रिकल स्टॉलिक फेज शुरू हो जाता है। उसका फर्स्ट फेज ये है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं जिससे आर्टोवेंट्रिकल वॉल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। देखें ये वो वॉल्स जो हैं क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे ये वॉल्स क्लोज हो चुके हैं। जैसे ये वॉल्स क्लोज होते हैं तो उसके बाद और इतना प्रेशर नहीं डेवलप हुआ होता है कि जिससे कि आपका जो सेमील्यूनर वॉल्स जो हैं वो ओपन हो जाए। तो मगर अभी सेकंड फेज चल रहा है तो इसमें ये प्रेशर कंट्रैक्शन होती है, देखिए कंट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, दोनों तरफ कंट्रैक्शन होते हुए कंट्रैक्शन हो रही है। कंट्रैक्शन से क्या हो रहा है कि प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकल का प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है और
आर्टरीज का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, जिससे वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो चेक हो जाता है। अब वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लड जो है इस तरह से वेंट्रिकल से इम्प्टी होता है तो फौरी तौर के ऊपर ब्लड तो वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज शुरू हो जाता है। वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज हैज वेंट्रिकल रिलैक्स, क्योंकि डायस्टोलिक के अंदर मतलब कि आपको मैं सिंपल वर्ड्स में कह दूं कि स्टोलिक कंट्रैक्शन और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल डायस्टोलिक जो फेज है इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और 375 मिली सेकेंड हो चुके हैं और ब्लड जो है वो एट्रियम के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर इन वेंट्रिकल्स ड्रॉप्स, ब्लड फ्लो बैक अगेंस्ट कप्स हैं कि आप वो वापस आते हैं, यहाँ पे वॉल्व बंद हो चुके होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो इनटू द रिलैक्स एट्रियम, एट्रियम में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जो लेट फेज है वेंट्रिकल डायस्टोलिक का वो ये है कि लेट ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, वेंट्रिकल फिल पैसिवली, कि वापस आने की कोशिश तो हो, ठीक है। जो ब्लड एट्रियम में आ रहा होता है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आता है, पैसिवली होता है, यानी कि ये कोई इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही होती। इसमें तमाम जो वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज का जो लेट फेज है इसके अंदर आपका जो वेंट्रिकल वो जो आपका चैम्बर्स जो हैं वो सारे चैम्बर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके होते हैं, रिलैक्स हो चुके होते हैं। ठीक है। यस सर। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है? यस सर। एक मिनट मैं देखता हूँ क्यों स्क्रीन शेयरिंग बंद हुई है। अब आ गई बच्चे? जी सर आ जी गई। सर आ गई है। जब अपडेट्स आती हैं तो ये मसला हो जाता है। जब आ रही स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर यस हो सर रही हो है। रही है। ओके। तो ये हमारे जो फेस था, अब आ रही है या नहीं आ रही बच्चे? जी सर आ रही है। सर आ रही है ना सर। आ रही है। सर अब चली गई। अब बच्चे आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? नो सर। सर नहीं सर वो सॉरी। रिज्यूम स्लाइड शो करना पड़ेगा। बच्चे वो तो हो ही नहीं ना प्रेस, बच्चे यही तो मसला आ रहा है। बच्चे अब आ गए? जी सर आ गई है। ठीक है। यस सर। तो इसमें हम लोग
कि हमने यहाँ पे डिफरेंट जो आपके जब एंड का चैम्बर आता है, एंड का जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज आता है, जो लीड फेज है, इसमें तमाम के तमाम जो चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट, और वो सारे के सारे लेग्स होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हार्ट रेट क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें हार्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Effect of heart rate on duration of cardiac cycle. When heart rate increases, the duration of each cardiac cycle decrease. ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ज़हन में रखें कि लोग नॉर्मली कहते हैं कि हार्ट बीट तेज हो तो कार्डियक साइकिल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। कार्डियक साइकिल इंक्रीज नहीं होगा, कार्डियक साइकिल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टॉलिक और डायस्टॉलिक जो फेजेस हैं, ठीक है ना, ये डिक्रीज हो जाती है, इनका जो पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। When heart rate increases, the duration of each cardiac cycle decreases, including the contraction and relaxation of phases. The duration of action potential and the period of contraction also decreases, but not by as great percentage as the relaxation phase. ठीक है, at a normal heart rate 27 beats per minute, systolic comprise about 0.4 of the entire cardiac cycle, and 3 times at the normal heart rate. Systolic is about 0.65 of the entire cardiac cycle. This means that heart beating is at very fast rate does not remain relaxed long enough to allow complete filling of the cardiac chambers. ठीक है, अब इसमें आपको बात समझ लगी कि अगर जब बहुत ज़्यादा कार्डिक हार्ट रेट ज़्यादा होगी, हार्ट बीट ज़्यादा तेज हो जाएगी, तो जो आपका रिलैक्सेशन फेज है तो ये इफेक्ट होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके अंदर। तो और जो चैम्बिंग और जो हार्ट चैम्बर्स की फिलिंग है वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, ईकीजे या ईसीजे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये अक्सर हमारे जो फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टेड करते हैं कि हमने ईसीजी पढ़नी है और ईसीजी हमें समझ आनी चाहिए। तो इसको समझना है या नहीं समझना? जी सर, समझा दीजिए। समझा दें। जी सर। Electrical deposition is recorded on the body surface by up to 12 leads. ठीक है, पैटर्न एनालाइज इन ईच लीड। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि इसको हम जब स्टडी करते हैं ईसीजी को, तो हमारे पास में सामने जो ग्राफ आप नजर आ रहा है, ये ग्राफ होता है हमारे सामने। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमें डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। पी वेव, ठीक है, एक को हमने पी वेव दिया हुआ है हमने, ये पी वेव हो गया, ये टी वेव हो गया। ठीक है, और जो ये आपको एक ट्रायंगुलर टाइप का पीक स्पाइक नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं QRS। ठीक है, पी वेव ये इसे हम कहते हैं, ये बहुत ही संभाल में आप नजर आएगी। एक छोटा सा जो स्पाइक नजर, छोटी सी स्पाइक नजर आ रही है जो कि ज्यादा स्मूथ सरफेस है, मतलब इतनी ज्यादा स्पाइक नहीं है ये। तो हम इसे कहते हैं आर्टियल डीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्पाइक नजर आ रही है वो कहते हैं QRS, इसमें हम वर्टिकल डीपोलराइजेशन फेज कहते हैं। और एंड जो है वो टी वेव। ठीक है, अब टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को आप कॉन्सेप्ट, पहली बात आपको रिकॉल करें। ठीक है, जब आर्टियल डीपोलराइजेशन की बात आएगी तो वहां पे क्या बात आती है, हमने क्या स्टडी किया था आर्टियल डीपोलराइजेशन के अंदर? तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है, हमने लास्ट टाइम जब हम स्टडी कर रहे थे टॉपिक, तो ये डीपोलराइजेशन फेज है, ऐसे ही है। यस सर। ये डीपोलराइजेशन फेज आ गया।
ठीक है। अब देखेंगे डिपोजिशन फेज के अंदर सोडियम की एंट्री हो रही है और कैल्शियम की भी एंट्री होती है प्लेटो के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कंट्रैक्शन हो रही है, तो फर्स्ट फेज जो हमारा बनेगा वो फेज आपका क्या बनेगा? एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल कंट्रैक्शन की, ठीक है। तो जो पी वेव जो है, उस पी वेव के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ये चेक करना होता है नॉर्मली, अगर ये स्पाइक नॉर्मल है तो इट्स मीन कि जो आरटीएल फंक्शन है वो ठीक है। अगर ये प्रलॉन्ग नहीं है तो इट्स मीन कि जो आरटीएम है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत शॉर्ट प्रलॉन्ग नहीं हो रही तो इट्स मीन इट्स ओके, ठीक है। और अगर जब हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं वो QRS आता है, ठीक है। अब QRS की बात करें तो वर्टिकल डिपोजिशन, जहां पर भी वर्टिकल कंट्रैक्शन होती है, अगर वर्टिकल कंट्रैक्शन ठीक हो रही है तो स्पाइक जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी आएगी, जिसमें कुछ मिली सेकेंड शो होंगे, कुछ सेकेंड्स शो हो रहे हैं। अगर ये प्रलॉन्ग होगा, मिसाल के तौर पे ये अगर ये यूं बनती है, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें कि ये आपका प्रलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यूं होता है और फिर ये यूं आता है, ठीक है, इसका मतलब ये प्रलॉन्ग हो रहा है। अगर ये जो आता है यूं और ये यूं और ये देखिए, अब ये प्रलॉन्ग हो गया, दूसरा जो QRS फील्ड है ये प्रलॉन्ग हो गया है, तो इट्स मीन कि यहाँ वर्टिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वर्टिकल हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। इसी कंट्रैक्शन जो है प्रलॉन्ग हो रही है। अगर ये शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, और ये इंतहाई शॉर्ट हो जाती है, तो इट्स मीन ये शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये जो कंट्रैक्शन है यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रही, चैम्बर की फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो है वो आपका टी वेव फेज है, टी वेव है। टी वेव के अंदर वर्टिकल डिपोजिशन होगी, यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ने तो ये बात कर दी, तो हमने यहाँ पे आरटीएल डिपोजिशन की बात नहीं की, ऐसी है? यस सर। तो आर्टियल डिपोजिशन की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि वो बहुत ही मिन्यूट होती है, जो कि हमें नजर समटाइम पता ही नहीं चलता, वो हमारे जो नॉर्मल जो ECG मशीन्स हैं उनसे ये डिटरमाइन नहीं हो पाता, ठीक है। अब इस फिगर को देखें, अब पी वेव स्टार्ट होती है तो हमें ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि जब हमने ये प्रोकंजाइम फाइबर्स की डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम देखें कि पी वेव जो है वो बेसिकली काम कर रहा है, वो फेज वो वाला है जब वेंट्रिकल्स जो है हमारे एटीएम के ऊपर जो है, जो ऐसे नोड के ऊपर इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, ये पी वेव है। QRS फेज कौन सा है? जब ये जो इम्पल्स है, जो स्टिमुलाई जो है वो प्रोकंजाइम फाइबर्स से होते हुए वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो रही है, ये कंट्रैक्शन काज करेंगे और वेंट्रिकल्स टर्न टू रेस्टिंग स्टेट, जबकि टी वेव के अंदर जबकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये आपको एक ECG दिखाया गया है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान का ECG है, इसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से ये आपको पी वेव एट्रियम जो डिपोजिशन है, फिर QRS दिखाया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर लास्ट में जो है इसके अंदर, यानी कि इसको हम काउंट कैसे करते हैं, जो जहाँ से P है वहाँ से स्टार्ट लेके जहाँ पे एंड हो रहा है उसे हम कहते हैं PR इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग PR इंटरवल, इसको इंटरवल को PR इंटरवल कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंटरवल जो आता है हमारे पास वो ST इंटरवल आता है, जो कि यहाँ पे S एंड हो रहा है और T एंड हो रहा है, उसे हम ST इंटरवल कह देते हैं। और जहाँ से Q स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे T एंड होता है उसे कहते हैं QT इंटरवल कह देते हैं, ठीक है। और इनके बीच में फिर PR सेगमेंट भी मौजूद है, यहाँ पे जहाँ पे स्पाइक गिर रही है जिसे हम PR सेगमेंट कह देते हैं, ST सेगमेंट कह देते हैं और QRS इंटरवल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गई बात यहाँ पे ECG की।
जी सर क्लियर होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको क्लियर करता हूँ। इन्हीं के यहाँ से हम डायस्टोलिक और स्टोलिक भी चेक करते होते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? सर जो सिस्टोलिक फेस है वो पी वेव और जो QRS है इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगी। और डायस्टोलिक जो और सर डायस्टोलिक जो है वो टी वाली वेव जो है उससे करने से आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हम इसलिए स्टोलिक डायस्टोलिक करेंगे तो उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो वो स्टोलिक फेज शुरू हो जाएगा। देखें यहाँ पे, अगर हम इस डायग्राम को पीछे डायग्राम जो हमने स्टडी की थी, कार्डिक साइकिल की, देखें ये जो सी टाइप, यहाँ पे सी हो रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, सॉरी यहाँ पे बी जो आ रहा है, ये बी जो पार्ट है हमारा कौन सा पार्ट है? पी वेव। हाँ पी वेव, ठीक है। और सी कौन सा आ रहा है? QRS। सर C और D दोनों QRS है। हाँ बिल्कुल QRS पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ई कौन सा आ जाएगा? टी वेव। ई और एफ जो है वो टी वेव पे टी वेव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यस ठीक सर। है। और जो एफ फेज है, यानी कि एफ फेज जो है वो बड़ा मैनर सा होता है, जो बहुत मिन्यूट सा होता है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है जी, आपको ईसीजी नजर आ रही है एक, जो एक और ईसीजी दिखा दी। अच्छा, cardiac muscle contractions, electrical physiology is similar to skeletal muscles. Electrical impulse can be detected on the skin of the chest. The recording is called EKG, or ECG is called electrocardiogram, and the machine is called electrocardiograph. ECG tells three things: electrical conduction problem in the heart, cardiac enlargement, या cardiac damage. ठीक है। अभी मायोकार्डियम के ऊपर हमें बता रहा है कि क्या क्या इसमें है। देखें वही फेज आ गया है, एवी नोड। अगर हमारा एट्रियम फिल हो चुका है तो एट्रियल डिपोजिशन का फेज, इसे पी वेव कहते हैं। ठीक है। अब देखें ये सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम जो है आपकी यहाँ पे, ये क्या आ रहा है? ये पी वेव है, ठीक है। और ये पी वेव का स्टार्टिंग पार्ट है जो स्पाइक एंड हो रही है। अब ये बीच में छोटी सी लाइन आती है, ये वाली लाइन, तो उसके अंदर वहां से जो इम्पल्स जो है वो हार्ट के ऐसे नोड से होते हुए वेंट्रिकल से मूव करती है, ठीक है। और ये जो स्पाइक है वो जो रिमेनिंग सेगमेंट है पी और एस के बीच में आ जाती है, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अंदर आ जाती है, ये फिल अप होता है। देखें ये यहाँ पे सेगमेंट ये हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल होते हैं तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है QRS वेंट्रिकल वो फिल हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये एम्प्टी होंगे, जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो टी वेंट्रिकल फेज आ जाता है। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट फेज आएगा जो कि आर्टियल रिलैक्सेशन का फेज आएगा, ठीक है। पी वेव डिपोजिशन ऑफ आर्टियम 0.1 सेकंड, QRS complex deposition of ventricles, T wave deposition of the ventricles। तो बच्चे इसको हम लोग स्टडी करते हैं मजीद, ठीक है। अभी वो एंड होने वाला है, 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, ठीक है। मजीद स्टडी करना है या नहीं? सर करवा दें। करवा दूं? चलें ठीक है, फिर इसका ना मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही वो सेशन हमारा कंप्लीट होता है तो जी सर हम रिज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है।